वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली पे। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ क्विकली रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं और समझते हैं जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्नावली है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन में। विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी पूछे प्रश्न, तो 1749 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की पहली दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1790 ईस्वी में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1790 ईस्वी में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के काल में। और ये बात मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे देखिए क्या है, भारत में पहली व्यवस्थित, नियमित और विधिवत दशकीय जो जनगणना शुरू हुआ, ये कब और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। एक बात और याद रखेंगे, जैसे लिप्टन ने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था और रिपन ने हटाया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अभी गृह मंत्रालय दोस्तों अमित शाह के हाथ में है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर बात करें, अगर पूछ ले जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये अभी आपके यूपी पुलिस का जो पेपर वायरल हो गया, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लिखित किया गया है? तो दोस्तों जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। ठीक है, और ये 69वां विषय क्या है? जनगणना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों विवेक जोशी, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सी चंद्रमौली जी। ठीक है, जो आप यहाँ पे इनको देख पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों जयंत कुमार बांठिया जी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से आप एक बारी देख लीजिए, उसके बाद क्विकली वीडियो का स्पीड बढ़ा के रिवाइज भी करके जाइएगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, भारत का पहला नागरिक रजिस्टर एनआरसी कब बनाया गया था? तो बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा जब फिर से लाया गया नागरिक रजिस्टर, ठीक है, नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो आया था फिर से, तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन पहली बार 1951 में लाया गया था। ठीक है, एनआरसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। ठीक है, यहाँ अगर बात करें पूरे भारत में केवल एक बार ही इसका गठन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनपीआर का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा। ठीक है, 2003 में नागरिकता अधिनियम के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, 1955 में संशोधन करके एनपीआर लाया गया था। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक मिनट, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो दोस्तों 2 बार हो चुकी हैं 21वीं शताब्दी में, पहली बार 2001 में, दूसरी बार 2011 में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में जो 2011 का जनगणना हुआ था, ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो दोस्तों 2 चरणों में। ठीक है, ये भी आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी हैं? तो दोस्तों कुल 15 बार हो चुकी हैं। ठीक है, और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, उसके बाद से अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो दोस्तों 15वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं,
2011 की जनगणना आज़ादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना थी? ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना आज़ादी के बाद की बात करें तो 7वीं थी। लेकिन अगर बात करें हम जब सबसे पहले जनगणना हुआ, ठीक है, तब से बात करें तो 15वीं थी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए जनगणना वर्ष दिया हुआ 1881। ठीक है, और देखिए 1881 क्यों डेट लिया है, क्योंकि 1872 में हुआ था तो वो नियमित से नहीं था, लेकिन 1881 से बात करेंगे तो ये नियमित रूप से हो रहा है। तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 2 क्या हो गया, 4 तिहाई 12 और 12 2 14। ठीक है, और एक उधर भी हो रखा है। ठीक है, तो वो भी आप याद रखेंगे 1872 वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी भारत की पहली जनगणना, आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो दोस्तों जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें पहली जनगणना कब हुई थी तो 1951 में हुई थी। आज़ादी के बाद की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई? यानी कि निगेटिव पॉपुलेशन रेट, यानी कि लोगों की जनसंख्या घटी हुई दिखी थी, तो 1921 में। ये भी याद रखेंगे कितनी घटी थी दोस्तों, तो पूछा हुआ प्रश्न है 0.- ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि दर था कब, 1921 का, 2000 में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे और इसको महाविभाजक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, महान विभाजक वर्ष अगर आपसे पूछे तो 1921। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई है? सबसे बड़ा सर्वाधिक, अगर बात करें बड़ा सर्वाधिक नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 1961 से 1971 के बीच में। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी हो गई थी अभी तक। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो ये कारण था। उसके बाद 1961 के बाद जो 1971 की जनगणना हुई उसमें भारत की अगर जनसंख्या वृद्धि देखें तो 24.08% था। ठीक है, तो 1971 वाला आप याद रखेंगे, और अगर एक 10 की वृद्धि देखेंगे तो 61 से 71। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो दोस्तों 17.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछा जाता है तो यही प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखिए, सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको बोलते हैं इनमरेटर या तो प्रगणक। ये आपके जो जैसे मान लीजिए बीडीओ का एग्जाम होता है, वीपीओ का एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत रही? तो दोस्तों 17.5% मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि विश्व में भारत का जो स्थान पूछे तो दूसरा स्थान है, पहले पे कौन है? चाइना। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे पाकिस्तान और सातवें पे आपका आ जाता है बांग्लादेश और आठवें पे आ जाता है जापान। ठीक है, तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश, उसके बाद आता है आपका जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, याद रख लीजिएगा, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, तो इसमें आपका रू से हो गया रसिया जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, क से हो गया कनाडा जो दूसरे स्थान पे आता है, और चीन को हम रुकने के लिए बोल रहे हैं तो तीसरे पे चीन आ ही गया। अ में आ जाता है अमेरिका, ब में आ जाता है ब्राजील, आ में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है आपका भारत। ठीक है, भारत के बाद अर्जेंटीना भी आता है। ठीक है, तो रुक चीन अब आ भारत, तो इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो आपको क्रम याद नहीं करना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और किस देश का क्षेत्रफल किस स्थान पे आता है, मतलब जो टॉप 7 हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो भारत अपना 7वें स्थान पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन में दूसरे स्थान पे। 2011 की जनगणना का शुभांकर की बात करें वो क्या रखा गया था? तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, तो इनमरेटर अगर बात करें तो लेडी टीचर। ठीक है, तो प्रगणक शिक्षिका थी। चलें अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, ये टैगलाइन था 2011 की जनगणना का। तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य, इसको हिंदी में कहते हैं आवर सेंसस आवर फ्यूचर।
चलिए अगला प्रश्न देखें, जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर आपसे प्रश्न पूछे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है, और दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई थी? तो दोस्तों 640 जिलों में हुई थी, और उसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिले सम्मिलित थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर 2001 की जनगणना में कुल जिलों की बात करें तो ये 593 थी। यहाँ पे देखिए वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसमें 47 नए जिले जुड़ गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगर मान लीजिए ये डेप्थ में जाके पूछता है कि 2001 की तुलना में 2011 में कितने गाँव की अगर बात करें, कितने ग्राम और जुड़ गए थे, तो 47 नए गाँव जुड़े थे जनसंख्या में। ठीक है, चलिए अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही? तो दोस्तों 1.21 अरब। ठीक है, 1.21 अरब। ठीक है, अब यहाँ पे इस डाटा को आप याद रखते हैं तो अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 लोग टोटल थे, लेकिन एवरेज क्या है? 1.21 अरब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है? 62.32 करोड़। ठीक है, और महिलाएं लगभग इतने ही हैं, 58.75 करोड़। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है बिहार, चौथे पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 19 करोड़ के लगभग। ठीक है, जितनी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है लगभग उतनी। अगर भारत के संदर्भ में पूछे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने परसेंट है भारत के संदर्भ में, तो 16.5% आप याद रखेंगे। कितना? 16.5%। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, ये तो भाई जाहिर सी बात है, सबको पता ही रहता है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों ये रहा लक्षद्वीप। ठीक है, लेकिन लिटरेसी में बहुत आगे है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? ठीक है, तो दोस्तों मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा? तो दोस्तों नागालैंड। ठीक है, वहीं पे देखिए, मतलब यहाँ पे देखिए पास में मेघालय में खूब अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया, और वहीं जस्ट एक राज्य के बगल में नागालैंड में सबसे कम। कुछ तो घटना हुआ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड हमने देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए मेघालय दोबारा से। चलिए उसके बाद देखते हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये भी हमने देखा लक्षद्वीप। ठीक है, और अधिकतम में क्या था? न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे आते हैं, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो कितना है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना 382, ठीक है, पुरुष प्रति वर्ग किलोमीटर। पुरुष की बात नहीं है, जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर की बात है। ठीक है, और पुरुष हमने कितना देखा था? 62.28 कितने थे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1.21 तो अरब था, तो ये करोड़ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2001 से 2011 के मध्य भारत का जो जनघनत्व था वो कितना बढ़ा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है 57। ठीक है, तो 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति थे, उसमें जब 57 प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़े तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने? 382 व्यक्ति, ठीक है, पर्सन प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार है, याद रखेंगे आप। चलिए यहाँ पे सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे केरल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये राज्यों की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, और वृद्धि दर यहीं पे ज़्यादा काउंट की गई थी। चलें अगला प्रश्न देखें ध्यान से। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें राइट आंसर है अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व नोटिस किया गया था, दर देखा गया था लक्षद्वीप का। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो दोस्तों 943 याद रखेंगे। अब जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल में बड़ा हार्मनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1084 वुमेन्स हैं और केवल 1000 पुरुष थे, मतलब 84 वुमेन्स अलग राज्यों में जाके शादी करेंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है, 879 प्रति 1000 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमी पूर्ति कहाँ से होएगा अब आप बताइए, है ना। अब हरियाणा वाले जाएंगे कुश्ती लड़ने, दंगल लड़ने, उधर से अपना लेके आएंगे, है ना। चलिए ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो हमने देख लिया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश नहीं देखा था, तो ये है पुदुचेरी 1037। ठीक है, तो यही 37 लोग हैं, हरियाणा का कोटा पूर्ति करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा एटलीस्ट याद रखिएगा आप लोग। डाटा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों दमन और दीव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 73%, जिसमें अगर पुरुष का साक्षरता दर देखें तो 80.9% और महिला का साक्षरता दर देखें तो 64.6%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, वहाँ पे लिटरेट देखें तो 94% लिटरेसी रेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का, ठीक है, 61.8%, और एक समय में ज्ञान विज्ञान का भंडार हुआ करता था बिहार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, ये हमने बात करी थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मिजोरम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और जिला है सरचिप। ठीक है, राज्य है मिजोरम और मिजोरम का जो एक जिला है सरचिप। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बना है 2011 की जनगणना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अगर पूछ ले पूरे भारत में तो दोस्तों अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो याद रखेंगे 17.7%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 2011 की जो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो वो है ठाणे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, और इसके पहले हमने देखा था सरचिप, वो मैक्सिमम लिटरेसी वाली बात थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कितना टाइम हुआ? ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 945। ठीक है, ये है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात। ठीक है, चलिए अगला देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछा जाए तो 990। बहुत अच्छा इन लोगों ने मेंटेन किया है। ठीक है, इन लोगों को बस केवल 10 वुमेन्स अलग से लानी होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 10 अंकों की वृद्धि हुई थी। ये है भारत के संदर्भ में। ठीक है, पहले 933 था 2001 में और 2011 में ये हो गया 943। ठीक है, तो केवल 10 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जो जनघनत्व था कितना बढ़ा? तो दोस्तों 57, ये हमने बात करी थी। 325 से 385 हो गया था, तो ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब धर्म आधारित जनगणना की बात कर लें तो धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। ठीक है, और 2011 में बात करें तो धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी, ये भी याद रखेंगे। कब? 2011 में और 1931 में पहली बार। ठीक है, तो दोनों डाटा याद रखेंगे 1931 और 2011। भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1976 में। ठीक है, पहली जनसंख्या नीति। ठीक है, तो नीति है, एक्चुअल में मैं नीति बोल रहा हूँ। वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब लागू किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है 15 फरवरी 2000। ठीक है, तो नई जनसंख्या नीति वर्तमान में 15 फरवरी 2000 से लागू की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब व किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है 19 फरवरी 2005 को। और किसके द्वारा? मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अगर पूछा जाए तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वर्तमान में, वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमने बहुत सारा डिटेल में इसको कर लिया है। ठीक है, और अब यहीं पे ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। और जो मेरे प्रिय छात्रों, ये योगदान आप भी करो। ठीक है, दोस्तों को जोड़ो, है ना। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही क्विकली रिवीजन के लिए। ठीक है, ये देखिए ये सेशन क्विकली रिवीजन के लिए था। अगर हम अगली बार बात करेंगे तो काफ़ी स्थायित्व में करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।